नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श शाह। देखिए, इजराइल हमास युद्ध के बीच जिस तरीके से भारत अपनी बात आगे रख रहा था, इसी बीच में एक ऐसी खबर आई जो सबके लिए चौंकाने वाली थी। और ये खबर आई कतर से, जहां पर 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई, फांसी की सजा सुनाई गई। और जिसके बाद अब इस पर सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है कि जिस तरीके से कतर ने ये पूरा फैसला लिया, इस मामले को जिस तरीके से पहले दबा कर रखा गया और जो माहौल वैश्विक स्तर पर बना हुआ है, उस बीच में अचानक ऐसा फैसला लेने के पीछे की वजह क्या थी और क्या भारत सरकार उस तरीके से लूप में थी जैसे उसको होना चाहिए था अगर भारतीयों की बात वहां पर हो रही है। क्योंकि अगर कतर की बात करें तो तकरीबन 25% आबादी वहां पर भारतीयों की है, एक बड़ा हिस्सा भारतीय वहां पर रहते हैं। उसके बाद कतर का इस तरह का कदम, आखिर इसके मायने क्या है और भारत के पास क्या ऑप्शंस हैं अपने इन 8 लोगों को वहां से सुरक्षित बचाने के लिए, जो उन पर सजा सुनाई गई है उसको हटवाने के लिए या कम करवाने के लिए। हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। विनोद अग्निहोत्री जी मौजूद हैं, प्रेम कुमार जी मौजूद हैं, हर्षवर्धन जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आप तीनों का अमर उजाला पर। प्रेम सर, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, कैसे देखें ये पूरी परिस्थिति? एक तरफ इजराइल हमास युद्ध हो रहा था, दूसरी तरफ कतर में इन 8 भारतीयों पर जो आरोप लगाए गए हैं इजराइल से जोड़ते हुए, ये थोड़ा भारत की चिंता बढ़ गई है बहुत ज्यादा। इससे कैसे निपटेगा भारत? देखिए, 2-3 पहलू है। तात्कालिक पहलू है इजराइल हमास के संघर्ष के बीच इस फैसले का आना, जिसमें आरोप ये लगना कि जो 8 पूर्व सैनिक भारतीय हैं नेवी, उन पर इजराइल के लिए जासूसी का आरोप लगना। ये भी जो बातें हम कह रहे हैं ये सब कही सुनी बातें हैं, क्योंकि ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट आ जाए, भारत सरकार उसकी पुष्टि कर दे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम ये कह सकते हैं जो बात कही जा रही है कि इजराइल के लिए जासूसी कथित तौर पर कर रहे थे, हम ऐसे इस बात को बोल सकते हैं। तो इसलिए चिंता बढ़ गई है कि ऐसे समय में अगर यहूदी और मुसलमान के बीच में जब बड़ी लड़ाई चल रही हो, तो वो रूप ले चुका हो, तो वहां पर अगर इजराइल के लिए जासूसी जैसा आरोप लगा करके पनिशमेंट आता है, तो अब क्या इसको रिवर्स करना वहां की जनता की भावना के खिलाफ जाकर के आसान काम होगा क्या? और यहीं से हमारी शिकायत जो है भारत सरकार के प्रति बढ़ जाती है कि जब दिसंबर में मनीष तिवारी या असदुद्दीन ओवैसी सवाल उठा रहे थे, संसद में पूछ रहे थे और हमारे विदेश मंत्री बता रहे थे कि हम लगातार टच में हैं, हम मामले को गंभीरता से ले रहे हैं, तो आपने क्या गंभीरता दिखलाई ये देश को बताना पड़ेगा कि ऐसा क्या आपने किया उनको छुड़ाने के लिए। ये बड़ा सवाल है, बड़ी चिंता है और हमारी शिकायत भी है कि अब तक हमें नहीं पता है। उसके बाद हम इसकी अहमियत को इस तरीके से देखते हैं कि ये मसला एक भारतीय के ऊपर भारत के लिए जासूसी करने का होता है, तो ये राष्ट्रवाद, देशभक्ति, तमाम चीजों से जुड़ता है कि अपने देश के लिए जासूसी का आरोप लगाना, ये बात आती है। लेकिन हमारे पूर्व सैनिक पर अगर तीसरे देश के लिए आरोप लगे तो ये मतलब थोड़ा भी अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो इससे बेहद शर्मनाक है। इससे शर्मनाक और बात कुछ नहीं हो सकती, ये बात है। हम तो ईश्वर से कामना करते हैं कि ये आरोप सही नहीं हो कि हमारे देश के पूर्व सैनिक इजराइल के लिए, वो भी कतर में जाकर के जासूसी कर रहे हो। ये आरोप नहीं हो, हम मानते हैं कि आरोप गलत ही होंगे, लेकिन हम अपनी सरकार से अपेक्षा रखते हैं कि उनकी जान बचाई जाए, किसी भी सूरत से उनको बचा कर लाया जाए। हर्षवर्धन जी, क्या सरकार से इस पूरे मामले में चूक हो गई? जिस तरीके से मामला चल रहा था और जो कोशिश शायद पहले होनी चाहिए थी, कुछ डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू हुई भी होगी, लेकिन अभी जो परिस्थिति बन गई है, क्या कुछ कमी रह गई, कुछ चूक हो गई? नहीं आदर्श जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हम लोगों को समझना चाहिए कि हिंदुस्तान जैसा नहीं है कतर। कतर एक इस्लामिक मुल्क है, वो अमीरों का देश है। अमीर मतलब सिर्फ पैसे से नहीं, अमीर उनके शासक को भी कहते हैं। और वहाँ कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। वहाँ की जो निचली अदालत ने ये फैसला सुनाया है, कमाल की बात यह है कि लाख कोशिशों के बावजूद वो इसको बाहर तक नहीं कर रहे हैं। आप आरोप लगा रहे हैं ना, आप कोई भी आरोप लगा के सजा दे रहे हैं, तो आप बताइए कि भाई ये हैं इजराइल के, इनके लिए किया था, इनका कुछ मिला था। ऐसा कुछ अभी तक नहीं आया। भारत की सरकार पिछले करीब जो 8-10 महीने के पत्राचार हैं, सबसे पहले उसने मांगा, जो किसी भी विदेशी धरती पर अगर कोई भारतीय फंसता है तो भारत की सरकार करती है, वो होता है डिप्लोमेटिक एक्सेस का। बाकायदा सरकार ने किया और आखिरकार उसमें सफलता मिली। परिवारजनों के साथ साथ डिप्लोमेटिक एक्सेस भी भारत सरकार को मिली। ये इन सबसे पहले हुआ, भारत सरकार को एक्सेस मिल गई। जो उस वक्त तक की चीजें थी उसमें ये था कि ठीक है, रास्ता जो दिख रहा है, शायद उसमें उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो खारिज हो जाएंगे। लेकिन अचानक एक दिन ये आ जाता है कि सबको मृत्युदंड दे दिया गया, और शायद यही वजह है कि विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आता है कि हम स्तब्ध हैं। भारत सरकार का रुख बड़ा स्पष्ट है।
इजराइल और हमास के बीच में, हमास ने जिस तरह का आतंकवादी हमला किया उस पर भारत सरकार इजरायली नागरिकों के साथ है, जो फिलिस्तीनी नागरिकों के साथ हो रहा है उसमें भारत फिलिस्तीन के साथ है। यूनाइटेड नेशंस में हमेशा जो यूएन का रेजोल्यूशन है उसके लिहाज से भारत वोटिंग करता रहा, आज भी वही है, उसमें जरा सा भी बदलाव नहीं हुआ। लेकिन चूंकि कतर के ऊपर ढेर सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की फंडिंग के आरोप लगते रहे हैं, मुस्लिम वर्ल्ड में एक जिसको कहें कि पैसे वाला है, पैसा सबको देता है, बड़ा छोटा सा देश है लेकिन पैसे बहुत हैं, तेल का पैसा है, वो सर चढ़कर बोलता है, कोई नियम कानून नहीं। ऊपर से अमेरिका और चीन वो दोनों उसका स्ट्रेटजिक इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका का तो वहां बाकायदा मिलिट्री बेस भी है और चाइना भी उसका उपयोग करता है। अब सवाल यहां ये उठता है कि भारत सरकार, दो उसके पास रास्ते हैं, एक रास्ता है जो वाया अमेरिका जाता है, दूसरा रास्ता है जो वाया सऊदी अरब जाता है। क्या उन दोनों रास्तों का इस्तेमाल करके, डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल करके इन लोगों को छुड़ा पाएगी? सबसे बड़ा रास्ता। दूसरा, ये निचली अदालत का मसला है, चूंकि अब ये मामला इंटरनेशनल सुर्खियां बन चुका है, इजराइल हमास के बीच में बना है और हम ये निजी तौर पर मानते हैं, कोई वजह नहीं है कि ना माना जाए, ये हमास जैसे आतंकवादी संगठन पर भारत का रुख नरम कराया जाए। दुनिया भर से मांग उठ रही है, अब तो भारत के भीतर भी मांग उठ रही है कि हमास को भारत भी आतंकवादी संगठन घोषित करे। यह भी एक वजह हो सकती है, भारत पर दबाव बनाने की कतर की कोशिश हो सकती है। अब हो सकता है कि इसके बाद का क्या है, जो हमने कुलभूषण जाधव के मामले में देखा। भारत सरकार ने डिप्लोमेटिक एक्सेस ली, वहां मामला लड़ा, जब वहां से उनकी कार्रवाई में उन्होंने उसे दोषी साबित किया तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए और वहां से छुड़ा कर ले आए। तो एक तो मैं ये मानता हूं कि भारत की सरकार कोई कसर छोड़ेगी इसमें कतई नहीं, कहीं कोई ढिलाई रही है, अभी तक उसका कोई संकेत नहीं है। हम हवाई बात कर दें कि भारत सरकार ने कुछ नहीं किया, निराशा हो गई, तो ये बड़ा गलत है। या तो हमें पता हो, तथ्य पता हो, तो बिल्कुल मैं भी सरकार की आलोचना करूंगा, क्योंकि 8 भारतीयों की जरूरत। दूसरा, इस पूरे मामले को जरा आप देखिए, भारत के लोग बहुत स्किल्ड लोग हैं, जहां जाते हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। अब आप ही ने अभी बताया 25% लोग हैं वहां, यानी कतर के लोगों को भारत के लोगों की जरूरत है। जो अल दहरा कंपनी है वो किसी ओमान के किसी शेख की या किसी बिजनेसमैन की है, उसमें एमडी थे, वो जो जिन 8 लोगों की उनमें से एक उसमें एमडी थे, बाकी लोग काम कर रहे थे। इसका मतलब उनके स्किल की वजह से वहां थे। अब अगर वो अपनी कह रहे हैं कि सबमरीन टेक्नोलॉजी का मसला है, इजराइल जुड़ता है, पाकिस्तान जुड़ता है, तो ये थोड़ा सा संदेह के दायरे में आता है। और मुझे तो पूरी तरह से संदेह पुख्ता होता है कि सिर्फ और सिर्फ अभी के सिनेरियो में एक ये कोशिश कतर की है। और मैं तो ये भी मानता हूं कि चूंकि दुनिया में भारत का कद बढ़ रहा है, तो अमेरिका हो या चीन हो या जो ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्रीज हैं, उन सब की भी एक दबाव बनाने की रणनीति होती है, क्योंकि हमने पहले भी अलग अलग देशों के लिए देखा है। जो सवाल आप उठा रहे हैं हर्षवर्धन जी, विनोद सर, इसी को मैं जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि लगातार वैश्विक स्थिति, वर्ल्ड ऑर्डर का जब हम जिक्र करते हैं, उसमें जिस तरीके से भारत का कद बढ़ रहा है, इसको लेकर पहले भी बात होती रही है। लेकिन परिस्थितिवश और भारत आतंक के खिलाफ जिस तरीके से एक क्लियर स्टैंड के साथ खड़ा हुआ है, वो हमास को लेकर मैं की तरफ इशारा है, उसको लेकर जो स्टैंड है भारत का, सीधे तौर पर दिख रहा है कि दबाव बनाने की कोशिश भारत पर इसीलिए है क्योंकि अभी तक इस मामले में उस तरीके से जानकारियां निकल कर नहीं आ रही थी और अचानक इतना बड़ा फैसला आ जाता है। कैसे समझे इसको? 1974 में या 75 में शायद, जब एक देश को भारत ने मिलाया था, अपना राज्य बनाया था सिक्किम, तभी बढ़ गया था भौगोलिक कद भारत का महत्व लगातार बढ़ रहा है। दूसरी बात यह है कि जो कतर वाला मामला है, देखिए ये 8 लोग नौसेना से रिटायर्ड लोग थे और ये कतर में एक कंपनी में काम कर रहे थे और कहते हैं वहाँ की नेवी को प्रशिक्षित करने का भी वो शायद कंपनी काम कर रही थी, उस तरह का कुछ था। और इनमें एक सज्जन तो भोपाल के हैं और जो उनको बाकायदा पुरस्कार भी मिला है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। तो मतलब आउटस्टैंडिंग ऑफिसर्स रहे हैं हमारी नौसेना के। अब ये आरोप तो जैसा प्रेम जी ने कहा है, हर्ष जी कह रहे हैं, किसी के गले नहीं उतरेगा कि हमारे सैनिक पूर्व किसी देश में जाके किसी तीसरे देश के लिए जासूसी करें, तो मतलब बात कहते हैं ना हजम नहीं होती क्या। वैसे भी हमारे सैनिक या हमारा भारत तो इन सब मामलों में बहुत ज़्यादा कहीं हम जासूसी कराने को लेकर के, ठीक है, एजेंसी सब हर जगह होती हैं, हमारे यहाँ भी हैं अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन बहुत किसी, और खासकर कतर तो मित्र देश है भारत का। वैसे जो इस्लामिक वर्ल्ड में जो भारत के मित्र देश हैं उनमें कतर भी एक है, सऊदी है, आपका यूएई है, बहुत सारे। तो वहाँ जासूसी क्यों कराएंगे भारत? तो और इजराइल के लिए जासूसी करेंगे तो इजराइल का मोसाद तो अपने आप में काफ़ी है वो जासूसी के लिए, उसके लिए भारत के लोगों को ले जाकर के वो क्या करेंगे? तो ये आरोप तो समझ से परे है, नंबर 1। लेकिन ये बात ज़रूर है
कि भारत सरकार ने, जैसा कि हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, काउंसलर एक्सेस दिलाई उनको और सारी चीज़ें हुई, लेकिन थोड़ी बहुत लापरवाही हुई है। कई महीनों तक तो कतर में एम्बेसडर ही नहीं रहे, और जबकि इतना संवेदनशील मामला था, 3-4 महीने तक, कई महीनों तक जो है वहाँ नियुक्ति नहीं हुई। दूसरा ये हुआ कि इस मामले को संज्ञान में मनीष तिवारी या असदुद्दीन ओवैसी या मल्लिकार्जुन खड़गे या और लोग लाए सरकार के, लेकिन मुझे लगता है कि जो तेजी विदेश मंत्रालय को दिखानी चाहिए, जैसी कि कुलभूषण जाधव के मामले में दिखाई गई, बहुत ज़बरदस्त तेजी दिखाई गई, मीडिया ने दिखाई, हमारा मीडिया ने भी इस मामले में उस तरह से उसको नहीं हाईलाइट किया इस मुद्दे को कि सरकार पे एक दबाव बनता, जो करना चाहिए था। कुलभूषण जाधव के मामले में जिस तरह से मीडिया ने एक पहल की थी और उसके बाद सरकार ने भी उस पर किया, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हरीश साल्वे जी को बाकायदा भेजा गया, उन्होंने भी 1 रुपये की फ़ीस ली और हमको काउंसलर एक्सेस मिली है, और अभी तक मामला कुलभूषण का ये है कि वो सुरक्षित हैं, जान उनकी बची हुई है। ये अलग बात है कि अब उसकी चर्चा नहीं होती हमारे सार्वजनिक डोमेन में, लोग भूल सा गए हैं, लेकिन ये मामला जो अचानक प्रकट हो गया जब ये सज़ा सुनाई गई, इसके पहले लोगों को पता ही नहीं था। विदेश मंत्रालय कर रहा होगा कार्यवाही, हम ये उसको अपने तरीके से, लेकिन पब्लिक डोमेन में, सार्वजनिक विमर्श में ये मुद्दा उस तरह नहीं था जैसे कुलभूषण जाधव का था या और मामले आ जाते हैं। ये अपने आप में क्यों 8 पूर्ण नौसेना के अधिकारी, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की थोड़ी विदेश मंत्रालय की ढिलाई कहिए, या हो सकता है विदेश मंत्रालय ने सो इतना गंभीर न माना हो, जो कतर से जो रिश्ते हैं, तो उनको लगा होगा कि ठीक है ये कानूनी प्रक्रिया चलेगी, बाद में छूट जाएंगे ये लोग, तो काउंसलर एक्सेस दिला दी। लेकिन जो हर्षवर्धन जी ने कहा, मैं इनकी बात से काफ़ी हद तक सहमत हूँ। जो नया ये बखेड़ा खड़ा हुआ गजा वाला, जो हमास और इजराइल के बीच में झगड़ा, और उसमें भारत ने जो आतंकवाद के खिलाफ एक स्टैंड लिया, तो निश्चित रूप से जो पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान आया वो भी एक, तो अब कतर चूँकि पूरी तरह हमास और फ़लस्तीन इनके साथ ही लोग खड़े हुए हैं सब एक, और कतर, तो उनको लगा कि भारत पर दबाव बनाने का ये मौका है, और तुरंत उनकी अदालत ने सजा दे दी। ये बात जिसको कहते हैं ना परिस्थितिजन्य साक्ष्य, परिस्थितिजन्य साक्ष्य जो है उससे लगती है। अब क्या सबूत है क्या नहीं है, ये वहाँ की अदालत में उन्होंने कैसे रखा क्या जाने। एक उस तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री तो है नहीं जैसे अमेरिका है, यूरोप के देश हैं या भारत है या और देश हैं, तो वहाँ के सिस्टम ही बिल्कुल अलग तरह की व्यवस्था है। तो अब वो अगर अभी तक पूरे तरह से उन्होंने वो जो साक्ष्य उनके पास कथित रूप से कहते हैं वो भारत सरकार को उपलब्ध भी नहीं कराए, जो कराए जाने चाहिए। और वहाँ का मामला तो ऐसा है कि नेपाल के एक नागरिक को सजाए मौत दी गई, और मौत की सज़ा को अमल में लाने से 1 दिन पहले नेपाल सरकार को बताया गया। ऐसा भी अतीत का उदाहरण है, नहीं बताते हैं। तो ये विचित्र सी स्थिति। अब भारत सरकार कोशिश कर रही है, जिस तरह के बयान भी आए, विदेश मंत्री का भी आया है निश्चित रूप से, और मुझे लगता है कि इस पर भारत सरकार को बहुत प्रोएक्टिव होकर के कतर के शीर्ष स्तर पर बात करनी चाहिए, और शायद प्रधानमंत्री जी को, अगर मोदी जी को इसमें अगर पहल करनी पड़े तो करना चाहिए। क्योंकि कतर जब वो गए थे तो बहुत उनका स्वागत हुआ था, और उन्होंने कहा था ये हमारा कतर के लोगों ने या उनके शेख ने कहा था मोदी जी का दूसरा घर है प्रधान भारत के प्रति। एक तरह से इतना एक वार्म वेलकम जो हुआ था। और वैसे भी खाड़ी के देशों में मोदी जी ने काफ़ी यात्राएं की हैं, सऊदी में, इजराइल में, फ़लस्तीन में, यूएई, सब जगह जो देश हैं, कतर भी गए, तो उन्होंने एक रिश्तों को एक नई तरीके से परिभाषित किया है। तो उस गुडविल का फ़ायदा उठा के और उसका इस्तेमाल करके भारत को निश्चित रूप से इसमें एक प्रोएक्टिव रोल करके पूरी तरह से और सीधे वहाँ के जो सर्वोच्च शासक हैं उनसे बात करके इनको रिहाई कराना चाहिए, क्योंकि ये लोग नौकरी करने गए थे, जैसा कि नेवी का भी कहना है, और रिटायरमेंट लेने के बाद गए थे। इनमें से कोई जासूसी करने की ये बात हमारे किसी के गले में नहीं उतरती। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं सर, लेकिन इसमें एक बात प्रेम जी मैं जोड़ना चाहूँगा, खास करके कतर को और इस पूरी टोपोग्राफी को अगर देखें, और जो रोल पाकिस्तान का है, जिस तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश पाकिस्तान भी करता रहा है, और जो अंदर खाने आरोप भी कई बार लगते रहे, क्या ये एक मौका पाकिस्तान के लिए भी था, भारत का स्टैंड जो इजराइल और हमास को लेकर था, उसके बाद कतर को उकसाने के लिए इस तरह के फैसले के लिए, ऐसा भी लग रहा है? आदर्श जी, पाकिस्तान हमारे विरोध में रुख अपनाता है, लेकिन सवाल तो यही है कि पाकिस्तान सफल हो जाएगा और हम सफल नहीं होंगे। ये पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ में कतर को प्रभावित कर लिया और इसमें अपनी भूमिका निभा दी, तो हम क्या कर रहे थे? ये बड़ा सवाल बनता है। उसके बाद हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि तथ्यों को जाने बिना नहीं बोलना चाहिए,
लेकिन तथ्य कौन बताएगा इस मामले में? भारत सरकार से ही तो हम पूछ रहे हैं तथ्य। संसद में जब हमारे सांसद पूछते हैं, चाहे ओवैसी हो, चाहे तिवारी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे, तो ये सरकार से सवाल पूछ रहे होते हैं। तथ्य तो सरकार को बताने होंगे कि आप कर क्या रहे थे। आपका एक्सेस मिल गया, आप पहुंच गए उनसे मतलब काउंसिलर एक्सेस, और इसके अलावा न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ने के लिए भी उनको घर से भी बात कराई गई। इतनी दूर तक तो ठीक है, क्या इतना ही काफ़ी था? अगर इतना ही काफ़ी था तो फांसी की सज़ा क्यों हुई? फांसी की सज़ा हुई है, इसको फेल्योर मानिए, क्योंकि आपकी जानकारी के बगैर हुई है, तब भी ये चिंताजनक है। कतर जैसा छोटा सा देश, भाई गाजियाबाद में भी 23-25 लाख आबादी है और उतनी आबादी कतर में भी है। नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल ही इररिलेवेंट संदर्भ है। कतर दुनिया के सबसे अमीर देशों में है, ताकतवर देशों में है, अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाई है, चाइना के साथ है, उसके पास ऑयल पावर है, गैस की पावर है, और जो सबसे बड़ी बात है, भारत के भी 8 लाख से अधिक लोग वहां रहते हैं, तो हमारे नागरिक भी हैं वहां। और भारत सरकार ने बाकायदा, मनीष तिवारी के भी जवाब में बताया था, बाकायदा विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया, डिप्लोमेटिक एक्सेस, दूसरी चीजें बताई गई, लेकिन वो भी कहा गया कि हमें भी नहीं बताया जा रहा है कि हुआ क्या। इसीलिए मैं कह रहा हूं, तथ्य सरकार के पास उस देश का जो तथ्य होगा वही वो बताएगी ना। लेकिन इसके बावजूद मैं मानता हूं, और एक चीज मैं कह दूं, पाकिस्तान कोई दबाव बना लेगा ये मैं नहीं मानता हूं। न 3 में न 13 में उसकी कहीं कोई हैसियत है नहीं। हमास का जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, हमास के जो आतंकवादी संगठन के नेता हैं, वो सब कतर में रहते हैं, कतर की फंडिंग पे चलते हैं। इस बात को आप समझिए, तब आप इसकी गंभीरता समझेंगे, वरना इसको बहुत हल्के तरीके से चर्चा में करना ये ठीक नहीं है। ये बहुत गंभीर और संवेदनशील मसला है। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। ये सबको पता है कि कतर अमीर है, एक देश है, ताकतवर है। मैं तो जनसंख्या से तुलना कर रहा हूँ गाजियाबाद से। गाजियाबाद की जनसंख्या कतर की जनसंख्या बराबर है। अमीर देश है, प्रभावशाली देश है, मध्य पूर्व का ये अपनी जगह है। लेकिन ये अभी एक छोटा सा देश, नहीं एक छोटा सा देश, अगर इस देश को, जिसको कि हम विश्व गुरु होने का दावा करते हैं, कहते हैं कि पूरी दुनिया में हमारा प्रभाव, देश की ताकत भी तो हमें देखनी पड़ेगी, वो किस जगह पर है, उसकी ताकत क्या है और किस हिसाब से वो वही तो भुगत रहे हैं। ताकत हम भुगत रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। हमारे 8 पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा दे दी, हम भुगत रहे हैं। हम किस बात के विश्व गुरु हैं? हम किस बात के दुनिया में प्रभाव रखते हैं? अमेरिका भी हमारा नजदीकी है, जिसके जरिए वो चीजों को मोनोपोलाइज करने की कोशिश भी करता रहा। अमेरिका भी हमारा नजदीकी है, अमेरिकी प्रभाव से भी हम कर सकते हैं। सऊदी अरब भी हमारा नजदीकी है, तो फांसी की सजा क्यों हो रही है? मौत की सजा क्यों हो रही है? यही तो सवाल पूछ रहे हैं। भाई सब कुछ ठीक है तो फिर ये आया कैसे? मैं एक उदाहरण अतीत का देता हूँ। 1971 में हमने पाकिस्तान तोड़ा था, भारत ने बांग्लादेश बनाया था। OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में पाकिस्तान उस मामले को लेके गया और सारे मुस्लिम कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज उसमें बैठे, और सारे ऑयल पावर, अमेरिका की स्ट्रेटेजिक अलायंस, सब कुछ उनके साथ था। अमेरिका पूरी तरह उस समय पाकिस्तान के साथ था। और उस वक्त ये प्रस्ताव लेके गया पाकिस्तान की भारत के खिलाफ ये सारे जो है इस्लामिक कंट्रीज स्टैंड ले, यूनाइटेड नेशन से लेकर के सब जगह, और ऑयल सेंक्शन लगाएं, एनर्जी सेंक्शन, और भारत ने जो है ये इस्लामिक राष्ट्र तोड़ा है। तो उस वक्त इंदिरा गांधी ने क्या किया था? मैं डिप्लोमेसी की बात कर रहा हूँ। अकेले कतर नहीं, पूरे इस्लामिक कंट्रीज साथ थे, एकजुट थे। उस वक्त श्रीमती इंदिरा गांधी ने यासर अराफात से बात की, और यासर अराफात जो PLO के लीडर थे, उनसे कहा कि हमारे केस को आप वहाँ रखेंगे और ये आपकी जिम्मेदारी है कि कैसे भारत को इसमें जो है इससे निकालना है। यासर अराफात ने वहाँ आईना दिखाया पाकिस्तान को और कहा कि आप इस्लामिक उसकी बात कर रहे हैं, आपकी फौजें जो है बांग्लादेश, पश्चिम पूर्वी पाकिस्तान में किसको मार रही थी? उनको मार रही थी जो मुसलमान थे, और भारत की सेनाओं ने जाके उन मुसलमानों को बचाया है। इंडिया सेवियर है मुसलमानों का। और इस तर्क के आधार पर 54 कंट्रीज उस समय थे, उसमें से 51 ने भारत के पक्ष में वोटिंग की थी, और 3 पाकिस्तान, लीबिया और टर्की, वो खाली उस प्रस्ताव के पक्ष में थे और प्रस्ताव गिर गया था। तो डिप्लोमेसी इस तरह से कई बार रिश्तों से होती है। मुझे लगता है भारत के अंदर वो क्षमता आज भी है, और मोदी जी के अंदर भी ये क्षमता है, तो उसका इस्तेमाल करें और उसके बाद उसको
ये हमारे 8 सैनिकों, पूर्व सैनिकों को सुरक्षित बचाया। हम अपेक्षा करते हैं जोड़ देता भारत सरकार से, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। बहुत ये अच्छा। आरोप प्रत्यारोप हम सरकार पर आरोप लगाए, सरकार विपक्ष पे लगाए, हमें इस मुद्दे को भारत की घरेलू राजनीति में नहीं घसीटना अभी है। हमें अपने उन 8 लोगों के बारे में सोचना चाहिए। उनकी 8 लोगों की जान का सवाल है, उनको सुरक्षित लाने के लिए प्रधानमंत्री, मैं तो अपील करूंगा इसके कि प्रधानमंत्री जी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें और जो उनके रिश्ते हैं इस्लामिक कंट्रीज के तमाम सदस्य, उनको तो मतलब सऊदी अरब का सर्वोच्च सम्मान मिला, यूएई का सर्वोच्च सम्मान मिला, बहरीन ने दिया है। और कतर के बारे में एक बात और बताऊं, कतर पिछले कुछ वर्षों से उसका एक, आप नूपुर शर्मा वाला याद करिए जो बयान आया था, उसके बाद सबसे पहले विरोध किसने किया था? कतर ने। और कतर ने ही भारत से कहा था कि भाई हम इस मामले में जो है अपना विरोध दर्ज किया था। उसके बाद नूपुर शर्मा को पार्टी से हटाया गया, उनके खिलाफ FIR हुई, वो सारी चीज़ें हुई। तो जब भारत को ये मौका है ये कहने का कि भाई देखिए हमने आपकी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाइयाँ की, आप हमारी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए हमारे 8 लोगों को वापस भारत लाइए, छोड़िए, हमको दीजिए और यहाँ कीजिए। नहीं, इसमें एक जरूरी चीज, ये बिल्कुल बहुत अच्छा उदाहरण दिया। इसी मोदी सरकार में OIC में सुषमा स्वराज जी चेयर करती हैं, उनको ससम्मान बुलाया जाता है। पाकिस्तान उसमें एक तरह से कहें कि निष्कासित कर दिया जाता है। पाकिस्तान को वही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री सुनती तक नहीं है पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा लेके। यही मैं कह रहा हूं। अब और उस वक्त कौन थे? तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान, सिर्फ 3 देश थे। तो ये सच है कि भारत की सरकार, चाहे पहले की सरकार रही अभी चाहे मोदी की सरकार रही। दूसरा, जब हम ये कहते हैं कि किस तरह से हम उसका एक कतर के रिस्पांस को, पहली बात तो नूपुर शर्मा को भले कहा जाता है कि कतर का रिस्पांस, लेकिन नूपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने देश में हिंदू मुसलमान होने से बचाने के लिए किया था। वो नेशन फर्स्ट था, देश पहले देखने की बात थी। मैं ये नहीं मानता हूं कि कतर के दबाव पर वो काम कर दिया गया। ये कहा जा सकता है कि दुनिया के अलग अलग देशों में, लेकिन ये तो कहीं भी कभी भी होगा तो उसको तो दुनिया के दूसरे देश दबाव नहीं बना सकते। और जिस भारत पर डोनाल्ड ट्रंप वाला मोदी हो, जो बाइडेन वाला हो, अमेरिका हो या कनाडा हो या कोई भी नहीं बना सकता, कोई दबाव बना लेगा मैं नहीं मानता हूं। लेकिन मेरा यह जरूर मानना है कि इस संवेदनशील मसले पर सरकार को हर संभव कोशिश करनी चाहिए उन 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को सुरक्षित बाहर भारत ले आना चाहिए। दबाव से मेरा मतलब ये था कि दबाव का मतलब वो दबाव नहीं कि गन पॉइंट वाला दबाव। दबाव मतलब रिश्तों का दबाव, रिश्तों का प्रभाव होता है ना कि भाई अब हमारे हर्ष जी की बहुत अच्छी मित्रता है, कोई बात हुई तो इनसे अपनी मित्रता की दुहाई देंगे ना। तो कतर ने वो दुहाई दी होगी डिप्लोमेटिक चैनल से, भारत को भी वो दुहाई देनी चाहिए कि भाई हमारे आपके रिश्ते हैं और आप हमारे लोगों को छोड़िए। जर्दन जी, आखिरी सवाल, जवाबदेही कैसे तय होगी और अगले कदम क्या दिख रहे हैं? क्या हो सकते हैं संभावित कदम, और प्रोएक्टिविटी, जो प्रोएक्टिवनेस की बात हो रही है, क्या वो दिख रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि मैंने पहले भी कहा कि भारत की सरकार ने इस मसले पर जो काम करना चाहिए था वो किया है। कतर एक ऐसा देश है जो कोई जिसको हम कहते हैं ना कि लोकतंत्र है नहीं, पारदर्शिता है नहीं। उन्होंने ये हमास का साथ देने के लिए ये काम किया है, भारत पर एक तरह का दबाव बनाने की कोशिश की है। इसमें कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं। मुझे लगता है कि चाहे डिप्लोमेटिक चैनल्स हो, अमेरिका या सऊदी का या खुद भारत का, कतर का, या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हम जीत कर आएंगे। निश्चित तौर पर भारतीय वापस आएंगे, सुरक्षित आएंगे। ठीक है, तो देखिए लगातार हमारे तीनों मेहमान, तीनों की लगभग एक ही राय है कि जिस तरीके से कतर की तरफ से ये कदम उठाया गया है उसके पीछे के कारण क्या है, तीनों ही मेहमान उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब देखना होगा कि भारत सरकार की तरफ से किस तरीके से और तेजी इस पूरे मामले में लाई जाती है, और कोशिश भारत की बिल्कुल यही रहेगी कि उन 8 भारतीयों को वापस भारत लाया जाए। आगे क्या परिस्थितियां बनती हैं, लगातार अमर उजाला पर उससे भी जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।